हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो आप भी यदि बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए। बाकी चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है ना, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो देखिए, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो है उपस्थिति होती है। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है ना। अब ये अम्ल क्या कार्य करता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को जो है मारता है, नष्ट कर देता है। साथ ही यह हमारे अमाशय के जो भी भोजन है, मतलब जो हम लोग खाए हैं, उसे अम्लीय माध्यम में तैयार कर देता है। अम्लीय माध्यम में तैयार करने से क्या होता है, इस पर जो है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया करने के लिए जो है लायक बन जाता है। यह यदि अम्लीय माध्यम में नहीं रहेगा तो इसमें पेप्सिन एंजाइम की क्रिया नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। आगे प्रश्न है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम मतलब जो भोजन को पचाने के कार्य करते हैं, जैसे भोजन हम लोग जो खाते हैं उसे पचाने का कार्य करते हैं, उनका क्या कार्य है। ठीक है ना, मतलब जो एंजाइम है भोजन पचाने के लिए, उनका क्या कार्य है हम लोग को बताना है। देखिए, पाचक एंजाइम भोजन के जटिल और अघुलनशील अणुओं को, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब जटिल अणु के रूप में जब रहेंगे तो इन्हें जो है तोड़ करके सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके और उससे हमें ऊर्जा मिले। ठीक है ना। उदाहरण के लिए कुछ एंजाइम है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न है तीसरा, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। देखिए, वसा का पाचन जो है क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, यकृत से निकलने वाली पीत रस, ठीक है ना, यकृत से जो रस निकलता है पीत रस, वह जो है वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। मतलब वसा के जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है उसे छोटा छोटा में बदल देता है। इसे ना इमल्सीकरण भी कहते हैं। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इमल्सीकरण किसे कहते हैं। जब छोटी छोटी टुकड़ा बदल जाता है तो उसमें जो है लाइपेज एंजाइम जो है वसा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इस तरह से जो है हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है ना, भोजन हम लोग खाते हैं तो उसमें लार की क्या भूमिका है। लार में देखिए स्लाइवेरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है ना, स्लाइवेरी एंजाइम जो है पाया जाता है एमाइलेज नाम का। तो वो एंजाइम क्या करता है कि जो स्टार्च होता है ना, शर्करा, जो जटिल शर्करा, उसे जो है सरल शर्करा में बदल देता है। तो जटिल शर्करा को तो हम लोग स्टार्च कहते हैं और सरल शर्करा को कहते हैं मल्टोज। क्या कहते हैं? मल्टोज या मल्टोज भी कहते हैं। और उसमें ये तोड़ देता है, जिससे कि भोजन को गीला और लसलसा बन जाता है और निगलने में आसानी होती है, क्योंकि भोजन जो है ना मुलायम हो जाती है। तो ये है भोजन में लार की भूमिका। ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, पीत रस में कोई दो कार्य लिखें। पीत रस के जो है कोई दो कार्य लिखना है हम लोग को। देखिए, तो पहला, यह अमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को अति अम्लीय माध्यम बनाता है। अगर के अम्लीय माध्यम बना देता है तो उस पर जो है पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है, और पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है, इसके बाद जो है भोजन को क्षारीय माध्यम बनाना होता है। क्षारीय माध्यम बनाने में कौन मदद करता है? तो पीत रस करता है। और पीत रस अगर क्षारीय नहीं बनाएगा तो अग्निशायी एंजाइम उस पर कार्य नहीं कर सकता है। तो जब क्षारीय बन जाता है तो इस पर अग्निशायी एंजाइम कार्य करता है। ठीक है ना। यह वसा फैट्स का इमल्सीकरण करता है, मतलब कि जो वसा होता है जटिल जटिल, उसे छोटे छोटे तोड़ करके और उसे मतलब छोटा छोटा रूप में तोड़ देता है, जिससे कि उसे भोजन को आसानी से जो अवशोषित किया जा सके शरीर द्वारा। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है दो है प्रमुख कार्य पीत रस का। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को,
हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर के लिए हेमोग्लोबिन बहुत ही आवश्यक तत्व है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। इसकी कमी से शरीर की कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। अगर कि हेमोग्लोबिन की कमी है तो हमारे शरीर में सभी विभिन्न कोशिकाओं भागों तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। इसका परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति को जल्दी जल्दी थकान महसूस होगा। जिसके अंदर में ऑक्सीजन कमी होगा, हेमोग्लोबिन कमी होगा, वो व्यक्ति थका हुआ महसूस करेगा और उसका जो है सांस फूलने लगती है, उसे कमजोरी हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को एक बीमारी होता है जिसे एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। इसको रक्त अल्पता भी कहते हैं, रक्त अल्पता भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न है, रुधिर यानी कि रक्त क्या है, इसके दो कार्य लिखना है। तो देखिए, रुधिर एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है और इसका कार्य है यह शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। मतलब जो है शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और पोषक तत्वों को भी भेजता है। यह शरीर को रोग से लड़ने में मदद करता है और विशेष करके ये जो शरीर को रोग से लड़ने में मदद करता है होता है WBC। ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल। चलिए आगे हम लोग प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए सभी बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। पादपों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो देखिए, पादप में जो है ना जल और खनिज लवण का वहन के बारे में पूछा गया है, तो उसका उत्तर हम लोग जानते हैं। पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा। ठीक है ना। खनिज लवण का अर्थ पूछे तो जाइलम ऊतक हम लोग को याद रख लेना है। ठीक है। और भोजन के अर्थ पूछता तो फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है ना। देखिए किस प्रकार होता है, तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के चलते और जड़ दाब के चलते जो है उसे ऊपर की ओर पत्तियां तक भेज दिया जाता है। ठीक है ना। इस तरह से जो है पादप में जल और खनिज लवण का वहन होता है। आगे प्रश्न है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। देखिए, मनुष्य के हृदय से रक्त को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 2 बार गुजरना होता है। ठीक है ना। मनुष्य के हृदय से रक्त को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है ना। आगे इसमें देखिए, फुफ्फुसीय परिसंचरण होता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या होता है? अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़ा में जाता है। ठीक है ना। पूरा शरीर से जो है हृदय से जो है अशुद्ध रक्त कहाँ पर चला जाता है? फेफड़ा में जाता है और शुद्ध होकर के फेफड़ा में फिर क्या होता है? शुद्ध होकर के और वापस हृदय में आ जाता है, जिससे कि फिर पूरा शरीर में भेजा जाता है। दैहिक परिसंचरण ये क्या है? तो देखिए, शुद्ध रक्त हृदय से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। शुद्ध रक्त जो है हृदय से पूरा शरीर में भेज दिया जाता है और अशुद्ध रक्त वापस फिर हृदय में आ जाता है। ठीक है ना। आगे हम लोग प्रश्न को जानेंगे, हृदय में जो है 4 चैम्बर के क्या लाभ है। ठीक है ना। हमारे हृदय के 4 चैम्बर है। ठीक है ना। दायां निलय, बायां निलय और दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है ना। तो ये 4 कोष्ठक है और चारों के बारे में क्या हम लोग के लाभ होता है वो जानेंगे। देखिए, 4 कोष्ठक होने के कारण ऑक्सीजन युक्त शुद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त आपस में नहीं मिलते हैं। मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में नहीं मिलते हैं और इन्हें मिलने से रोकता है कौन? जो हम लोग के शरीर में जो हृदय में चैम्बर है ना, 4 चैम्बर, वही। इससे शरीर को ऑक्सीजन की उच्च आपूर्ति मिलती है। ऑक्सीजन जो है समय पर उसे मिल पाता है और शुद्ध ऑक्सीजन, जिससे कि हमारा शरीर ऊर्जा का निर्माण और शरीर का तापमान बनाए रख पाता है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका से क्या समझते हैं। संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका से क्या समझते हैं। ठीक है ना। ये हम लोग को जानना है। तो देखिए, संवेदी तंत्रिका क्या होता है? ये ग्राही से सूचना आवेग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाता है। ठीक है ना। जो मतलब ये ग्राही से जो भी सूचना मिलता है उसे जो है कहाँ ले जाता है? मस्तिष्क से मस्तिष्क तक ले जाता है या मेरुरज्जु तक ले जाता है। ठीक है ना। आगे है प्रेरक तंत्रिका, ये क्या कार्य करता है? तो ये मस्तिष्क या मेरुरज्जु से आदेश को मांसपेशियों या ग्रंथियों तक ले जाता है।
यानी कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जो भी संदेश मिलता है उसे मांसपेशी तक या ग्रंथियों तक ले जाता है। ठीक है ना। आगे प्रश्न को हम लोग को देखते हैं। देखिए वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, ठीक है ना, मतलब ऑक्सी लिखल है और यहाँ पर अनऑक्सी भी है, में क्या अंतर है बताना हम लोग के। देखिए तो वायवीय शोषण को समझते हैं पहले। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऊर्जा का निर्माण होता है ना तो ओकरा हम लोग बोलते हैं क्या, वायवीय शोषण। क्या बोलते हैं, वायवीय शोषण। इसमें अधिक ऊर्जा बनती है, लगभग 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना बनता है, लगभग 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। और अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनते हैं ऊर्जा के साथ। ठीक है ना। आगे अवायवीय शोषण में क्या होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह होता है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं। ठीक है ना। और इससे ऊर्जा का निर्माण जो है बहुत ही कम होता है, लगभग 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। ठीक है। इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इथेनॉल होता है या लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है ना, याद रख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। आगे प्रश्न को देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक परिणाम क्या, रासायनिक समीकरण क्या होगा। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है जानना है हम लोग को, और इसका रासायनिक समीकरण क्या है ये हम लोग को लिखना है यहाँ पर क्या होगा। देखिए तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के उपयोग द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण देखिए क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में सूर्य के प्रकाश और कौन रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा और जल का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण। आगे देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए जाइलम क्या करता है, जल और खनिज का वहन करता है। पौधा में क्या करता है, जल और खनिज का वहन कौन करता है, जाइलम। अभी इस प्रश्न के बारे में हम थोड़ा बहुत ऊपर चर्चा किए थे। यह निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। ये किससे बना होता है, निर्जीव कोशिका से बना होता है। आगे फ्लोएम के बारे में जानते हैं। फ्लोएम पत्तियों से अन्य भागों तक भोजन का वहन करता है। देखिए जो फ्लोएम है भोजन का वहन पत्तियों से लेकर के और पौधा के अन्य भागों तक भोजन को भेजने का कार्य करता है। यह सजीव कोशिका से बना होता है। ठीक है ना। जाइलम जो होता है निर्जीव से बना होता है, जबकि फ्लोएम सजीव कोशिका से बना होता है। आगे हम लोग के जो है नेफ्रॉन के रचना के बारे में जानना है। तो ये देखिए नेफ्रॉन का फिगर है और इसमें देखिए यहाँ पर है बोमेन्स कैप्सूल। ये वाला जो यहाँ पर जो भाग है यही है बोमेन्स कैप्सूल। ब्रिक धामनी की शाखा पूछा गया है, तो ये देखिए इस तरह से जो पतला सा निकला हुआ है यही है ब्रिक धामनी। आगे है ब्रिक शिरा की शाखा, तो ये है ब्रिक शिरा का शाखा। ब्रिक धामनी ये यहाँ पर जो तीर द्वारा इंडिकेट किया गया है ये है ब्रिक धामनी। उसी तरह से यहीं पर जो है इस तरह से गोला में है ये है ग्लोरूलस। ठीक है ना, ग्लोरूलस। आगे है ब्रिकाणु का नलिकार भाग। ब्रिकाणु का नलिकार भाग ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर दिल सा संरचना लग रहा होगा इसे करके, यही है ब्रिकाणु का नलिकार भाग। और ये जो ये वाला दिख रहा है ये संरचना यही वाला है संग्राहक वाहिनी। ठीक है ना। और यहाँ से जो है यूराइन को जो है त्याग मतलब यहाँ से पास कर दिया जाता है आगे के लिए। ठीक है ना। आगे है यह कहाँ होता है, कैसे होता है, तो यह किडनी की कार्यात्मक इकाई है, यह किडनी में होता है। ठीक है ना। क्या करता है, तो रक्त को छान करके और मूत्र निर्माण में मदद करता है। और इसका चित्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर भी लिख दिए हैं, चित्र आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो देखिए वो मस्तिष्क के भाग का नाम है अनुमस्तिष्क। क्या नाम है, अनुमस्तिष्क। और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं, सेरेबेलम। पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 हार्मोन का नाम लिखना है और उनका कार्य भी लिखना है। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए यह पहला है ऑक्सिन और दूसरा है जिब्रेलिन। ऑक्सिन का कार्य है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है ना, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना, जबकि जिब्रेलिन का कार्य है
तने की वृद्धि में सहायता करना, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका का नामांकित जो है चित्र बनाना है और इसका कार्य भी बताना है। तो देखिए ये है तंत्रिका कोशिका, क्या है तंत्रिका कोशिका, और यहाँ पर जो है सेंटर में काला काला यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपका, यह है केंद्रक, और ये जो किनारे किनारे सीरा सीरा निकला हुआ दिख रहा है इसे कहते हैं ध्रुमिका। क्या कहते हैं? ध्रुमिका। और जैसा कि यहाँ पर आप देखें केंद्रक, यहाँ पर जो बीच रिक्त स्थान दिशा दिख रहा है इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। और यहाँ पर केंद्र के और ये जो आपका ध्रुमिका दिख रहा है, ये सब ध्रुमिका ये सब के और केंद्र के बीच के जो भाग है इसको कहते हैं कोशिका काय। क्या कहते हैं? कोशिका काय। और बाकी ये इस सिरा जो निकला हुआ ये दिख रहा है इसे कहते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये सभी क्या है? तंत्रिका का अंतिम सिरा है, तंत्रिका कोशिका का। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो देखिए तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह विद्युत आवेग द्वारा पहुंचाती है, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका जो होती है सूचना को जो है हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। यह संवेदनाओं को जैसे गर्मी, दर्द, स्पर्श को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क के आदेशों को जो है मांसपेशियों तक पहुंचाती है। आगे हम लोग जानेंगे धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है ना। देखिए धमनी क्या होता है, तो यह हृदय से शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन वाला रक्त, ठीक है ना, को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। इसका दीवार मोटी और लचीली होती है, ठीक है, धमनी का। आगे हम लोग जानेंगे शिरा के बारे में। शिरा यह शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त, शरीर के विभिन्न अंग से जो है अशुद्ध रक्त जिसमें में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है उसे जो है वापस हृदय में लाती है। कहाँ लाती है? हृदय में लाती है। और इसका दीवार पतली होती है और इसमें जो है वाल्व होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग लगातार पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है इसका उदाहरण के साथ हम लोग समझना है। तो देखिए किसी उद्दीपन के प्रति अचानक अनैच्छिक रूप से होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया को करने में मस्तिष्क की जो है ना मेरुरज्जु का बहुत ही योगदान होता है, मुख्य भूमिका होता है। इसको उदाहरण के साथ समझिएगा। जैसे हम लोग कभी गर्म वस्तु को छूते हैं ना, जैसे छूते हैं तो इसी हाथ हम लोग के पीछे हट जाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका उदाहरण। आगे प्रश्न है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में जो है बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए तो मानव में लिंग निर्धारण के लिए पिता का गुणसूत्र बहुत ही आवश्यक है। पिता के गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है कि जो बच्चा संतति होगा वो जो है लड़का होगा कि लड़की। जैसे देखिए नर है, नर का गुणसूत्र क्या है? एक्स और वाई, और मादा का एक्स एक्स है। यदि नर से मिलता है एक्स गुणसूत्र, क्या मिलता है? एक्स गुणसूत्र, और पिता से मिलता है एक्स गुणसूत्र, और माता से मिलता है, माता से भी फिर से मिलता है एक से गुणसूत्र, ठीक है ना। यहाँ से भी एक से गुणसूत्र मिलता है। तो यहाँ पर जो है यूनज का गुणसूत्र क्या होगा? एक्स एक्स, और एक्स एक्स यदि गुणसूत्र मिला तो ये एक्स एक्स जब मिलेगा तो क्या कहलाएगा? जो प्राप्त होगा ये हो जाएगा मादा। क्या हो जाएगा? मादा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हो जाएगा मादा, ठीक है ना। ठीक है, एक्स एक्स जब गुणसूत्र दोनों तरफ से मिलेंगे तो जो है वो बच्चा जो होगा वो क्या हो जाएगा? मादा हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर से जो है इसको मिलेगा वाई, मतलब नर से मिलेगा वाई और मादा से मिलेगा एक्स। नर से क्या मिलेगा? वाई, और मादा से मिलेगा एक्स। तो जो संतति होगा उसका गुणसूत्र क्या होगा? एक्स और वाई। क्या होगा? एक्स और वाई। और एक्स वाई किस में रहता है? पुरुष में रहता है। किस में रहता है? पुरुष में। तो ये क्या हो जाएगा? नर। क्या हो जाएगा? नर, ठीक है। इस तरह से आप लोग हमेशा ध्यान पर रख लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपको चीज़ समझाया है वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखना है। देखिए स्वपोषी पोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं
उन्हें जो है हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। विषमपोषी पोषण क्या है? देखिए, जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव या पौधों पर निर्भर रहते हैं वे विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे में हो गया मनुष्य, जानवर, कवक, ये सभी क्या है? विषमपोषी है। आगे प्रश्न है, ओजोन परत क्या है और यह क्यों क्षीण हो रहा है? मतलब ये जो है खराब क्यों होते जा रहा है ओजोन परत? देखिए, ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ एक जो है तत्व होता है, पदार्थ होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के ये ऊपरी भाग में पाई जाती है और यह जो है सुरक्षात्मक परत है। ठीक है ना। पृथ्वी के लिए जो सुरक्षात्मक परत है कवच के जैसा, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसे यूवी रे भी बोलते हैं, उसे जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है, उसे छान करके वहीं रख लेती है। ठीक है ना। क्षीण होने का क्या कारण है? तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारे घर जो है रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में इस्तेमाल होता है, इससे जो पदार्थ निकलते हैं वो ओजोन के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए जो है इसमें जो है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, इसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिट में करने के लिए जो है गवर्नमेंट द्वारा आदेश दिया गया है। ठीक है ना। क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग से जो है ओजोन परत क्षति होते जा रहा है। आगे प्रश्न को जानते हैं, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए, हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि है ना गर्दन में, वो जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है उसे। वहाँ पर जो है गला में जो थायराइड ग्रंथि है उससे जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनता है और उसके लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर कि आयोडीन हम नहीं खाएंगे तो हमारा जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक जो है खाने की सलाह दी जाती है। आयोडीन की कमी यदि हो जाए तो व्यक्ति को घेंघार हो जाता है। कौन हो जाता है? घेंघा, जिससे कि गला क्या हो जाता है? सूज जाता है। इसलिए हम सभी को जरूरी है कि हम आयोडीन युक्त नमक खाएं। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक पुष्प के अंदर अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये पुष्प है और इसमें देखिए ये जो भाग दिया गया है, ये वाला चित्र, यहाँ पर जो है ये वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र। और ये जो संरचना आपको दिख रहा है इस तरह से नली जैसा, इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और यहाँ पर जो बीच में गोल भाग दिया गया है इसको कहते हैं अंडाशय। और ये तीनों जो नाम है इधर साइड पीला कलर में, इसे पूर्ण रूप से स्त्री केसर का भाग है। किसका है? स्त्री केसर। ठीक है ना। उसी तरह से इधर साइड में देखिएगा तो ये वाला जो भाग है ये है परागकोश। क्या है? परागकोश। ठीक है ना। और ये जो पतला पाइप जैसा दिख रहा है बगल में, तो इसे कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। और ये जो था ऊपर परागकोश था। और परागकोश और तंतु को जो है पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। आगे है, इस जो बाहरी फूल का जो भाग दिख रहा है इसको कहा जाता है दल। क्या कहा जाता है? दल या पंखुड़ी। ठीक है ना। और ये जो भाग है पत्तियां हैं, ये पत्तियों के जो ऊपर जस्ट रहता है इसको बोला जाता है बाह्य दल। क्या बोला जाता है? बाह्य दल। ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न है, आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला क्या है? उदाहरण के साथ उत्तर लिखना है। तो देखिए, जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, इस प्रकार से प्राप्त श्रृंखला को जो है आहार श्रृंखला कहते हैं। इससे ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में होते रहता है। ठीक है ना। जैसे अगर के मान लीजिए एक जीव अगर के कोई रसायन खाया है और उस जीव को कोई दूसरा जीव खाता है तो ऊर्जा जो है अगला में भी बढ़ जाएगा। इसका उदाहरण समझिएगा आहार श्रृंखला का। जैसे घास है, घास को खाएगी हिरन और हिरन को खाएगा शेर। ठीक है ना। यहाँ पर आप समझ सकते हैं घास जो है उत्पादक है, हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है और शेर जो है द्वितीय उपभोक्ता है। तो बच्चों, ये रहा आपका बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी आप सभी जो है ईमानदारी से तैयारी कीजिए क्योंकि समय जो है बहुत ही कम बचा है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।